Good morning everyone. So today we will start Good morning everyone. So today we will discuss few MCQ questions of chapter 11, 12 and 13. So the first question is, which of the following is used as a vector in genetic engineering? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लड सकिंग मॉस्क्यूटो. सो ये हमने वेक्टर की तरह कहीं नहीं पढ़ा. सर्टेन बैक्टीरिया, बिल्कुल आप यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम नेचर में ही कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है. ये एग्रोबैक्टीरियम आपका एज अ वेक्टर जो है हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इन बैक्टीरियाज में आपके क्या है, प्लाज्मिड. हम बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया के अंदर आपके क्या होते हैं, प्लाज्मिड मॉलिक्यूल होते हैं. देन सर्टेन वायरसेस को आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. वायरसेस में हमने पढ़ा है रेट्रोवायरसेस जो है इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है रैपिड डिवाइडिंग की. और एनिमल में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाएगी तो एनिमल में ज़्यादातर आपके जो वेक्टर हम यूज़ करते दे आर रेट्रोवायरसेस. सो हियर बोथ द ऑप्शन ए एंड बी एंड सी आर करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is referred as molecular glue of genetic engineering? इनमें से कौन सा एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर ग्लू है? सो फर्स्ट इज योर टोपोआइसोमेरेज. टोपोआइसोमेरेज हमने पढ़ा है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, सो टोपोआइसोमेरेज हेल्प्स इन रिमूविंग और डिक्रीजिंग द स्ट्रेस और टेंशन बिटवीन दीज स्ट्रैंड. और यहाँ पर आपका टोपोआइसोमेरेज सिंपली क्या करता है, उन स्ट्रैंड को कट करके रिजॉइन करता है. तो उनके बीच में जो आपका स्ट्रेन प्रेजेंट होती है, टेंशन प्रेजेंट होती है, मीन्स जो आपका टिल्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एंड दे बिकम स्ट्रेट. ओके. डीएनए पॉलीमरेज जो है ये आपका न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में हेल्प करता है. सो ये कहीं पर भी आपका इलॉन्गेशन, चेन इलॉन्गेशन हम कहें, या फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होगा. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं. इनका काम होता है क्या, डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करना. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपके ग्लू नहीं है, दे आर मॉलिक्यूलर सीजर. ये डीएनए को कट करने का काम करते हैं. अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर ग्लू का काम होता है जोड़ना. तो आपका एक ही एंजाइम बचा, डीएनए लाइगेज का एंजाइम जो है इसका वर्क होता है टू लाइगेट द डीएनए स्ट्रैंड. सो ये आपका क्या करेगा, डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करेगा. देन द थर्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन. असर्शन, HIV इज अ रेट्रोवायरस, करेक्ट है, ये एक रेट्रोवायरस है. सेकेंड रीजन है दैट इट कैन सिंथेसाइज न्यू जीनोमिक RNA ऑन द RNA टेम्पलेट इटसेल्फ विदाउट रिक्वायरिंग अ DNA इंटरमीडिएट. तो बच्चा असर्शन तो सही है, लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ पर HIV वायरस जो है वो एक RNA टेम्पलेट, क्योंकि ये वायरल, HIV में क्या होता है, वायरल RNA होता है. तो ये जो वायरल RNA है, ये वायरल RNA से आपके जो नए वायरसेस बनेंगे उनमें आपको क्या चाहिए, उनमें भी आपको RNA चाहिए. तो यहाँ पर कहा गया कि वायरल RNA आपका जो है डायरेक्ट ही जीनोमिक RNA यानी कि नेक्स्ट जनरेशन का RNA बना लेगा. इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट DNA नहीं बनता. तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि हमने लाइफ साइकिल पढ़ लिया HIV वायरस के, और वहाँ पर क्या है, जो वायरल RNA है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाता है. एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री DNA इट गेट रिक्रूट इनसाइड द होस्ट DNA. ये होस्ट डीएनए के साथ क्या होता है, ऐड होता है. एंड यहाँ पर फिर यहाँ से आपके होस्ट डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रेप्लिकेट करता है, और यहाँ से आपका जीनोमिक RNA बनेगा. यानी कि न्यू वायरस पार्टिकल्स बनेंगे. सो बिल्कुल यहाँ पर एक डीएनए जो है वो रिक्वायर्ड होता है एज अ इंटरमीडिएट. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस इज लोकेटेड इन अ लार्ज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड कॉल्ड TI प्लाज्मिड. जो ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस की, वो आपका लार्ज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड में होती है, जैसे हम TI प्लाज्मिड कहते हैं. ठीक है, इस प्लाज्मिड के अंदर ही ट्यूमर कॉजिंग या ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी है.
देन हाउ इट इज़ यूज एज अ वेक्टर। लेकिन फिर भी हम इस टी आई प्लाज्मिड को, जबकि हमें पता है ये ट्यूमर कॉज कर देगा, नेचुरल कंडीशन पर प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है, और वहाँ पर क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं हम इसको, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, यानी कि ट्यूमर ऑफ प्लांट। ठीक है, सो यहाँ पर नेचुरल कंडीशन पे आपका ट्यूमर कॉज कर रहा है, देन हाउ इट इज़, फिर भी हम इसे वेक्टर की तरह यूज कर पा रहे, किस तरह से। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बाय साइलेंसिंग द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, कि इस टी आई प्लाज्मिड के अंदर जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होता है उसे हम साइलेंट करते हैं। दूसरा है डिसआर्म, यानी कि जो टी आई प्लाज्मिड होगा ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। साइलेंट में बच्चा हटाया नहीं जाता, साइलेंट में तो ये एक्सप्रेस होता है और दूसरे आरएनए से हम इसे डबल स्ट्रैंड बनवाकर उसे स्टेबल कर देते हैं। बट यहाँ पर आपका एक तो है कि एक्सप्रेस होगा, ठीक है, एक्सप्रेस होगा और इससे जो आरएनए बनेगा उसे मैं साइलेंट कर दूं। दूसरा है कि मैं इसे एक्सप्रेस ही ना होने दूं, ये टी आई जो इंड्यूसिंग जीन है ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसे मैं डिसआर्म कर दूं, यानी कि यहाँ से कट कर दूं। तीसरा, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द डिजायर जीन एज इट हैज डिवाइडिंग कैपेसिटी। अब इन्होंने कहा कि ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है, कि वही आपका डिजायर जीन को लेकर जा रहा है, क्योंकि उसी के अंदर आपकी क्या है, डिवीजन कैपेसिटी भी होती है। सो यहाँ पर है कि ये सारी आपकी क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आएगा कि यहाँ पर टी आई प्लाज्मिड जो है उसमें मैं ट्यूमर इंड्यूसिंग पैथोजन या ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को क्या कर देती हूँ, मैं डिसआर्म कर देती हूँ, यानी कि वहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, then the next question is restriction endonucleases are most widely used in recombinant DNA technology. They are obtained from restriction endonucleases enzyme, जो हम recombinant DNA टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, उन्हें कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, तो उन्हें आपका बैक्टीरियल सेल से ही निकाला गया। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें, इको आर1 आपने पढ़ा कि ये आपका एंजाइम कहाँ से, ई कोलाई से निकाला है। तो मोस्ट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज योर बैक्टीरियल सेल। नाउ विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन मॉलिक्यूलर सीजर। सो आपको ये बताया गया है टाइप 2 जो है वो आपका एज अ मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 3 जो है दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द स्टिकी एंड। सो ये आपके मॉलिक्यूलर सीजर की तरह एक्ट नहीं होंगे। नेम द कंपाउंड यूज फॉर स्टेनिंग आइसोलेटेड डीएनए इन द जेल। ये भी आपको क्लियर है, आइसोलेटेड डीएनए आपको जेल प्लेट पर मिल गया बट वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसे स्टेन करने के लिए आप क्या यूज कर देंगे, इथ्रीडियम ब्रोमाइड यूज कर देंगे। अच्छा, अब इसके साथ कुछ आपके टर्म है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस आपका एक आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है सॉरी, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम आइसोलेट करते हैं टैग पॉलीमरेज। तो इससे आइसोलेट किया जाता है किसको, टैग पॉलीमरेज को, और यही टैग पॉलीमरेज लैब में हम एज अ डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। तो लैब कंडीशन पर जिस पॉलीमरेज को यूज किया जाता है वो पॉलीमरेज एंजाइम किस बैक्टीरिया से निकाला गया है, थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि ये एंजाइम जो है आपका हाई टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है। अगर हम अपने बॉडी एंजाइम को यूज़ करके हमारे डीएनए पॉलीमरेज को लैब्स में यूज़ करें तो हमारा जो आपका डीएनए है वो लैब की हाई टेम्परेचर कंडीशन पर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस आर्की बैक्टीरिया को यूज़ करती हूँ जो कि ऑलरेडी आपका हाई टेम्परेचर पर ही सर्वाइव करता है ना। आफ्टर दिस इल्यूजन एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, जेल प्लेट से आपको डीएनए के फ्रेगमेंट इथीरियम ब्रोमाइड जब आप यूज़ करते हैं तो ये आपको दिखते हैं कैसे, ऑरेंज। अब ऑरेंज मुझे यहाँ पर कलर दिखेगा इस जेल पर, तो जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर दिखा वहाँ वहाँ आपका डीएनए है। इस ऑरेंज कलर के फ्रेगमेंट को जेल से निकालना विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला स्पून की हेल्प से आपने इस जेल को यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया और इस फ्रेगमेंट को निकाला। सो दैट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल पीस इज योर इल्यूजन, और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, बाय स्पैचुला। Now the next is name the pathogen that transform normal animal cell into a tumor cell. आपको यहाँ पर पैथोजन बताना जो नॉर्मल सेल एनिमल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आपका एनिमल सेल को ट्यूमर में कॉज कर रहा है
रेट्रोवायरस हमने बात की है कि रेट्रोवायरस जो है एनिमल्स के केस में हम यूज़ करते हैं और ये कैंसरस होते हैं यानी कि ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। राइनोवायरस आपका कॉज करता है कॉमन कोल्ड। सो दीज आर द टू फैमिली ऑफ वायरस, रेट्रोवायरस, राइनोवायरस। ठीक है, यहाँ पर आपका राइनोवायरस कॉमन कोल्ड को कॉज करेगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियस, ये आपका एक, अगर कभी पूछ लिया जाए नेचुरल वेक्टर, तो ये आपका क्या है, एक नेचुरल वेक्टर है नेचर में, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर टीआई प्लाज्मिड है जो कि आपका ट्रांसफॉर्म होता है इस बैक्टीरिया से प्लांट में, और वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर उसमें ट्यूमर कॉज करने का काम कर रहा है। तो यहाँ नॉर्मल एनिमल सेल पूछा था ट्यूमर में, तो वो आ जाएगा आपका रेट्रोवायरस। ओके, अगर आपसे पूछा होता प्लांट सेल इनटू ट्यूमर, तो फिर मैं ये ऑप्शन लेती, क्योंकि ये बैक्टीरिया है जो प्लांट सेल्स को ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म करेगा। सो हियर द राइट ऑप्शन इज रेट्रोवायरस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the aim behind the development of transgenic gold rice by the Swiss Institute of Crop Science? स्विस इंस्टीट्यूट जो है क्रॉप साइंस का, उसका क्या एम होता है ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस क्यों वहाँ डेवलप किया जा रहा है? तो ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई है, विटामिन कंटेंट बढ़ाया गया है, स्ट्रेस रेजिस्टेंसी बढ़ाई गई है, या मिनरल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाई गई है। तो सबने पढ़ा है यहाँ बीटा कैरोटीन की प्रोडक्शन प्रिकर्सर क्या बढ़ाया गया है, विटामिन कंटेंट। कैसे? यहाँ पर बीटा कैरोटीन के जो पाथवे है वो ऐड किए गए हैं ताकि बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन बढ़े। एंड दिस बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर फॉर व्हाट? इट इज द प्रिकर्सर फॉर विटामिन ए। ठीक है, और यहाँ पर इस बीटा कैरोटीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जीन कहाँ से आइसोलेट किए गए हैं? तो वो आइसोलेट किए गए हैं एर्वीनिया बैक्टीरिया से, एर्वीनिया विच इज़ अ बैक्टीरिया, एंड इसके साथ आपका किए गए हैं कहाँ से? डैफोडिल जो कि आपका एक क्या है? प्लांट है। तो एक प्लांट और बैक्टीरिया के जीन को यूज़ किया गया है बीटा कैरोटीन एनहांस करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ रिस्क आर एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके हैं जो कि रिस्क से एसोसिएटेड है? तो पहला, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आपका टॉक्सिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऑल्दो टेस्टिंग के बाद आते हैं, बट टेस्टिंग आपका ह्यूमन पर नहीं की जाती ना, एनिमल्स पर की जाती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एनिमल पर वहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना दिखे, लेकिन ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो टॉक्सिक हो, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन बिल्कुल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी इन माइक्रोब्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ये भी आपका हो सकता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मैंने बनाई वो इस तरह की बन गई कि वो क्या कर रहा है कि वो आपका जो एंटी माइक्रोब्स जो मेरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना रहा है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके रेजिस्ट हो जाएंगे कि मैं कोई भी दवाई ले लूँ, कोई भी एंटीबायोटिक ले लूँ, वो उससे किल नहीं होंगे, तो फिर वहाँ पर वो मुझे हार्म भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका तीनों ही चीज़ें सही हैं, मीन्स योर आंसर इज ABC। ये तीनों आपके जो है रिस्क हो सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, crystals of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because, जो क्रिस्टल है बीटी टॉक्सिन के जो कि आपका बैक्टीरिया बनाते हैं वो बैक्टीरिया को ही किल नहीं करते, यानी बीटी जीन जो है, बीटी जीन आपका बैक्टीरिया में था, वहाँ पर भी बीटी टॉक्सिन बनाए, लेकिन वहाँ पर इस टॉक्सिन ने उस बैक्टीरिया को नुकसान नहीं किया, बट दिस बीटी टॉक्सिन इट विल हार्म द इंसेक्ट इफ दे ईट द प्लांट। ठीक है, ये बीटी टॉक्सिन ना तो आपका बैक्टीरिया को नुकसान कर रहा है, देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ना तो बैक्टीरिया को नुकसान किया ना ही इसने प्लांट को नुकसान किया, ये सिर्फ आपका किसे नुकसान कर रहा है, ये सिर्फ करेगा इंसेक्ट को हार्म, इन दोनों को नहीं। रीज़न पूछा है ऐसा क्यों, तो यहाँ रीज़न है बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन, की जो बैक्टीरिया है वो इस टॉक्सिन से रेजिस्टेंसी बना चुके हैं। देन आपका टॉक्सिक इमेच्योर होगा, टॉक्सिन मॉलिक्यूल जो है वो इमेच्योर है, या फिर
टॉक्सिन इज इनएक्टिवेटेड, कि वो टॉक्सिन जो है बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिवेटेड है। या नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट बैक्टीरिया एनक्लोजेस टॉक्सिन इन अ स्पेशल सेक, कि बैक्टीरिया इस टॉक्सिन को एक स्पेशल सेक में रखते हैं। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंट नहीं है और ये भी नहीं है, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। अब इमेच्योर है या इनएक्टिव है, तो बच्चा टॉक्सिन इनएक्टिव है, दिस इज मोर एक्यूरेट आंसर। इमेच्योर नहीं, वो इनएक्टिव होता है क्योंकि वो मैच्योर तो है। टॉक्सिन आपका प्रोटीन से बना होगा, वो प्रोटीन जो है प्रॉपर है, लेकिन इस प्रोटीन के फंक्शन के लिए यहाँ पर चाहिए एल्कलाइन मीडियम। वो एल्कलाइन मीडियम नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो है वो इनएक्टिवेटेड है। तो इमेच्योर नहीं, इनएक्टिवेटेड होगा। सो योर राइट ऑप्शन इज inactive. Okay, now coming to the next point, next question. A transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing country is, developing country में आपका night blindness से related प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप बनाई गई है, वो कौन सी है? सो राइट ऑप्शन है बच्चा नाइट ब्लाइंडनेस आपका रिलेटेड है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अब यहाँ पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए हमने कौन सा बनाया? गोल्डन राइस बनाया, क्योंकि गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की कंसंट्रेशन क्या है? एनहांस। सो द राइट ऑप्शन इज गोल्डन राइस। नाउ नेक्स्ट, बीटी इज रेजिस्टेंट टू विच ऑर्डर ऑफ आर्थ्रोपोड, कि बीटी आपका आर्थ्रोपोड के किस ऑर्डर के लिए क्या है? रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शंस आर लेपिडोप्टेरम, कोलियोप्टेरम, डिप्थेरा। तो मैंने आपको बताया है कि ये तीनों ही आपके सही है, और कई बार अगर आपको हेमिनोप्टेरा भी दे रखा हो तो दिस इज ऑल्सो राइट। सो इन सभी ऑर्डर के लिए आपका बीटी जीन जो है वो आपका एक्सप्रेस होकर इन सभी ऑर्डर के इंसेक्ट्स को किल कर सकता है। तो राइट ऑप्शन आर ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. Assertion, Agrobacterium tumefaciens is popular in genetic engineering because this bacteria is associated with the root of cereal and pulse group, कि ये आपका जो है एग्रोबैक्टीरियम ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके पल्स ग्रुप और सीरियल ग्रुप्स के साथ, पल्सेस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो इसका एसोसिएशन पल्सेस के लिए ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्योंकि इसके पास एक प्लाज्मिड है, दैट इज टीआई प्लाज्मिड, और वो टीआई प्लाज्मिड जो है वो एज अ वेक्टर जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकता है? ट्रांसफर करा सकता है। तो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, नॉट बिकॉज ऑफ इट एसोसिएशन with plant. Okay, now the second is a gene incorporated in the bacterial chromosome get automatically transferred to the group with which bacteria is associated, कि अ जीन इनकॉर्पोरेटेड इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, अगर आपने बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर कोई जीन डाला तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा उस ग्रुप में जिससे बैक्टीरिया एसोसिएटेड है। यानी बैक्टीरिया अगर प्लांट से एसोसिएट करेगा तो यहाँ पर आपका जीन जो है वो प्लांट में चला जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक स्पीसीज का जीन दूसरे में गया। सो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जीन आपका ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पर आपका डिजायर जीन ट्रांसफर होगा, और वो भी कहाँ होना चाहिए? बैक्टीरियल क्रोमोसोम में नहीं, बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में। और इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड, यानी कि वो जीन आपका प्लाज्मिड में होना चाहिए, तब जो आपने जीन इनकॉर्पोरेट किया है वो आप दूसरे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करा सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखें तो आपका असर्शन भी रॉन्ग था, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में पॉपुलैरिटी आपका एसोसिएशन की वजह से नहीं है। एसोसिएशन तो किसी का भी हो सकता है, नॉस्टॉक का कर लो भाई, नॉस्टॉक का पैडीफील्ड के साथ है, या नॉस्टॉक का आपका सिंपल प्लांट के साथ है। अब यहाँ पर कोई बैक्टीरिया किसी प्लांट से एसोसिएटेड है तो ये काम थोड़ी आ रहा है, यहाँ पर काम तो हो रहा है क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम के अंदर आपका टीआई प्लाज्मिड है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड है, ठीक है। सो इस प्लाज्मिड की वजह से ये आपका पॉपुलर है। सो बोथ दीज स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन फॉर क्योरिंग डायबिटीज शुड ओनली कम फ्रॉम एनिमल, कि इंसुलिन जो डायबिटीज़ को ट्रीट करे वो सिर्फ एनिमल से आता है। गलत, क्योंकि अब तो हम इंसुलिन आपका कहाँ से बना सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। और उस इंसुलिन को हम क्या कहते हैं, ह्यूम्युलिन, जो सबसे पहले किससे बनाया, सबसे पहले एली लिली कंपनी ने बनाया। ठीक है, सो दिस इज योर फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट वन, PCR helps to find criminals by detecting semen, tissue cell etc. कि PCR जो है वो क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है बाय डिटेक्टिंग। जब हम डिटेक्ट कर लेते सीमन या टिश्यू सेल को, तो बिल्कुल सही है। इस सीमन या टिश्यू सेल के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें DNA मिलेगा, और यही DNA आपका हेल्प करेगा क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करने में। और यहाँ पर PCR टेक्निक का क्या रोल है कि PCR इस DNA, इस छोटे से जीन को क्या कर देगी, एम्पलीफाई कर देगी। ठीक है, एम्पलीफाई कर देगी। तो PCR हेल्प करता है बिल्कुल क्रिमिनल केस को डिटेक्ट करने में, क्योंकि इससे हम छोटे से जीन को एम्पलीफाई कर और उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज योर ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन, एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इंटरेक्शन। तो ऑर्किड प्लांट अगर आपके ब्रांच ट्री पर आपका क्लाइंब कर रहा है तो क्या है, आपका जो मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री तो रहेगा अनअफेक्टेड, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड है। और ऑर्किड को यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऑर्किड को यहाँ पर आपका एक स्पेस मिल रहा है जिस पर वो ग्रो कर पा रहा है। तो ऑर्किड को तो फायदा हो रहा है, और आपका क्योंकि क्रीपर है, मतलब आपका इसको अटैचमेंट के लिए आपका कोई सपोर्ट चाहिए होता है फॉर ग्रोथ, तो यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल जाता है फॉर ग्रोथ, और मैंगो ट्री अनअफेक्टेड रहा, यानी कि आपका पॉजिटिव न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो ये आपका क्या है, कॉमनसेलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में दोनों में ही एक को पॉजिटिव और एक को नुकसान, लेकिन इनमें फिर भी क्या है, डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the statement which best explain parasitism। आपको एक स्टेटमेंट बतानी जो पैरासिटिज्म को बेस्ट एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पर है पैरासिटिज्म एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट करेगा। गलत, आपका प्रॉपर होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट और दूसरे को नुकसान, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती। बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि ये म्यूचुअलिज्म हो गया। वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड बाय अदर इज नॉट अफेक्टेड, यानी कि ये आपका इस तरह का इंटरेक्शन हो गया, विच इज योर कॉमनसेलिज्म। तो वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बाय अदर इज नॉट affected, one organism is benefited by other is affected। ओके, ये दो ऑप्शन आपके कंबाइन हो गए हैं। ओके, सो वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज अफेक्टेड। ठीक है, ये वाला सही हो गया कि एक को बेनिफिट होगा और दूसरा अफेक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव इंटरेक्शन। सो दिस वन एक्सप्लेन्स द पैरासिटिज्म इन अ बेटर वे। तो बाकियों के कंपैरिजन में आपका ये स्टेटमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। नाउ नेक्स्ट इज ज़ैरिक एनवायरनमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय ज़ैरिक एनवायरनमेंट के क्या करेक्टर हैं, यानी कि आपका ज़ैरिक ड्राई कंडीशन में क्या होना चाहिए, हाई प्रेसिपिटेशन होगा तब तो रेन आएगी, फिर वो ड्राई कंडीशन नहीं हुई। लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होता है कि वहाँ पर एयर में जो है वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो ड्राई कंडीशन में तो आपका ह्यूमिडिटी भी नहीं होगी। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल ड्राई कंडीशन में आपका एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, एंड हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ज़ैरिक कंडीशन आपका किस वजह से है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर कि वहाँ पर आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत एक्सट्रीम होता है। सो आउट ऑफ दिस ऑप्शन इज योर मोर एक्यूरेट, दैट इज एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ैरिक एनवायरनमेंट। ओके।